नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप संग्राम और अमेजिंग भारत। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है रिलीव दी मैचेस, जिसमें हम आपको बताएंगे इंडिया के मैचेस की समरी जो इंडिया इस वर्ल्ड कप में खेलेगा। तो आज अपने इस पहले एपिसोड में हम सबसे पहले नज़र डालने वाले हैं उन 2 मैचेस की जो इंडिया ने अब तक इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के मैच की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। हाँ, हमें मालूम है हम इस मैच की समरी लाने में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन ये तो एक ऐसा मैच था जिसे सालों साल याद रखा जाएगा। हम तो फिर भी कुछ ही दिन लेट हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब टॉस हारने के बाद पहले पाकिस्तान बल्लेबाजी करने के लिए उतरा तो उसके ओपनर आए वही बाबर और रिजवान, और पहले स्ट्राइक ली रिजवान ने और भारत की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत की भुवनेश्वर ने। और उसके बाद भुवनेश्वर ने क्या कमाल का पहला ओवर डाला, क्योंकि पहले ओवर में रिजवान सिर्फ गेंद को ढूंढ ही रहे थे, भुवनेश्वर की स्विंग उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। और इसके बाद अपना पहला ओवर लेकर आए वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर को आउट किया। उसके बाद अपने अगले ओवर में रिजवान को आउट करके पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद जो पाकिस्तान के बैट्समैन जो बल्लेबाजी कर रहे थे वो थे शान मसूद और इफ्तिकार। ये दोनों भी फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे स्पिनर्स आए इन्होंने अपने हाथ खोले, खासतौर से इफ्तिकार ने। उन्होंने पहले अश्विन को एक और उसके बाद अक्षर पटेल को एक ही ओवर में 3 छक्के मारकर पाकिस्तान की इस मैच में वापसी करवा दी। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा वापस अपने फास्ट बॉलर्स के पास गए और मोहम्मद शमी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। मोहम्मद शमी ने दूसरी गेंद पर इफ्तिकार को आउट किया और इंडिया को वापस इस मैच में बना दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर को झंझोर कर रख दिया। उन्होंने बैक टू बैक 3 विकेट लिए। यहाँ मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, जब अश्विन को पहला छक्का मारा था इफ्तिकार ने, उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े शान मसूद का स्कोर था 27 गेंदों में 30 रन। इसके बाद इफ्तिकार ने 3 छक्के अक्षर पटेल को मार दिए, उसके बाद वो आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने आए शादाब और हैदर अली भी आउट हो गए, लेकिन तब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर शान मसूद खड़े रहे और उनका स्कोर था 27 गेंदों में 30 ही रन। बहरहाल वीडियो पर वापस आते हैं। इसके बाद शान मसूद ने जो लोअर ऑर्डर था पाकिस्तान का उसके साथ अच्छी बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को 159 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद जब भारत बल्लेबाजी करने के लिए उतरा तो सेकेंड इनिंग में जो गेंद थी वो उतनी स्विंग नहीं हो रही थी, लेकिन भारतीय ओपनर्स किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन एक बार फिर से नशीन शाह की गेंद केएल राहुल वैसे ही आउट हुए जैसे वो एशिया कप में हुए थे। वही तेज़ डिलीवरी अंदर आती हुई जिसमें केएल राहुल खेलने में लेट हो गए और फिर गेंद पहले बल्ले पे डी और उसके बाद स्टंप्स पे। और उसके बाद आए हैरिस रॉफ, जिनके लिए एक तरह से अपना होम ग्राउंड है, क्योंकि वो बिग बैश लीग में भी मेलबर्न की तरफ से ही खेलते हैं और इस ग्राउंड पे अपने एक्सपीरियंस का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने सबसे पहले रोहित शर्मा और उसके बाद सूर्य कुमार यादव को आउट कर इंडिया को बैकफुट पर खेल दिया। इसके बाद पाकिस्तान के लिए सोने पे सुहागा ये हुआ कि ऊपर प्रमोट किए गए अक्षर पटेल भी रन आउट हो गए। इस वक्त हमारा स्कोर था 31 पर 4 और हमें हमारी आंखों के सामने दिख रही थी हार। इस हार को टालने की जिम्मेदारी उठाई विराट कोहली के साथ हार्दिक पांड्या ने। दोनों ने धीरे धीरे भारत की पारी को बुनना शुरू किया, लेकिन यहाँ जो एक बड़ी समस्या भारत के सामने आ रही थी वो ये थी कि रन बहुत धीमी गति से बन रहे थे और रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो लगातार ऊपर बढ़ते जा रही थी। तो इंडिया ने अपना काउंटर अटैक किया 12वें ओवर में नवाज के खिलाफ, जहां हार्दिक पांड्या ने 2 और कोहली ने 1 छक्का मारा। लेकिन इसके बाद अगले ओवर में भी इंडिया उस गति के साथ रन नहीं बना पा रहा था जिसकी उसे आवश्यकता थी। सिचुएशन ये बन गई थी कि हमें आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे। और यहाँ पर इंडिया के लिए एक और समस्या ये हो गई थी कि हार्दिक पांड्या आज अपने उस लय में नहीं नजर आ रहे थे जिसमें वो अक्सर आते हैं। वो उस तरह के शॉट नहीं खेल पा रहे थे और यहाँ पर जिम्मेदारी ली विराट कोहली ने। और उसके बाद तो जो विराट कोहली ने पारी खेली उसके लिए शायद उसे शब्दों में बयान नहीं किया जाएगा। अगर मैं सिर्फ उसके लिए कुछ शब्द कहूँ तो वो होंगे अविश्वसनीय, अकल्पनीय, असाधारण और अद्भुत, क्योंकि वो एकदम अनबिलीवेबल पारी थी। खासतौर से जो सेकंड लास्ट डिलीवरी थी हैरिस रॉफ की स्पेल की जो उन्होंने यहाँ दी थी और उस पर विराट कोहली ने जो डाउन द ग्राउंड 6 मारा था वो तो शायद विराट कोहली भी दोबारा कभी नहीं मार पाएंगे। इसके बाद एक लास्ट ओवर तक चला थ्रिलर और इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया। यहाँ पर जो जिन मुद्दों पर बहुत बात हुई थी, एक तो वो नो बॉल और एक वो जो डेड बॉल दे देनी चाहिए थी बोल्ड होते ही विराट कोहली के, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें उस डेड बॉल की, तो वो डेड बॉल नहीं होती है एज पर द रूल्स, तो वहाँ पर कोई गलत नहीं किया गया है, यानी कोई गलत फैसला नहीं दिया गया। उसके बाद अगर नो बॉल की बात करें तो वो बड़ा ही एक टाइट बॉल था, उसे अंपायर नो बॉल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, क्योंकि बॉल थी वो एकदम विराट कोहली के वेस्ट लाइन के बराबर थी।
तो कुछ सिचुएशंस में अंपायर उन्हें दे देते हैं नो बॉल, कुछ सिचुएशंस में नहीं देते। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि विराट कोहली ने मांगी इसलिए अंपायर ने नो बॉल दे दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैट्समैन तो अक्सर मांगते ही हैं नो बॉल वगैरह। लेकिन आप अगर ध्यान दें और अगर आपने इंग्लिश कमेंट्री में मैच सुना है, तो जब दिनेश कार्तिक को नवाज ने अपनी दूसरी गेंद फेंकी थी 20वें ओवर की, तो उस पर दिनेश कार्तिक ने स्टेप आउट किया था और उनकी गेंद यहाँ तक आई थी ऑलमोस्ट। तो उस गेंद पर भी विराट कोहली ने नो बॉल की मांग की थी, लेकिन उस वक्त तो एम्पायर नहीं थी। तो ये सब बातें किसी काम की नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं। कहने का मतलब यही है कि बस इंडिया ने इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया, एक थ्रिलर इंडिया ने जीत लिया। अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के मैच की भी थोड़ी। तो जब इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच में एक बार फिर से भारत ने टॉस जीता, लेकिन इस बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि पिच स्लो होती जा रही थी। यहाँ एक मैच पहले से खेला जा चुका था और भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए के राहुल एक बार फिर फ्लॉप रहे। उन्होंने 12 गेंदों में 9 रन बनाए, लेकिन इस बार वो थोड़े अनलकी भी रहे, क्योंकि जहाँ उन्हें एलबीडब्ल्यू दिया गया था वो एलबीडब्ल्यू नहीं थे। ना तो उन्होंने डीआरएस लिया, ना रोहित शर्मा ने उन्हें कहा कि आप डीआरएस लीजिए। इस वजह से वो 12 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आई विराट कोहली ने धीरे धीरे भारत की पारी को आगे बढ़ाया रोहित शर्मा के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ एक जो फिर से एक बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही थी कि इंडिया की पारी बहुत स्लोली आगे चल रही थी। सिचुएशन ये थी कि हम 9वें ओवर तक जो हमारी रन रेट थी वो बहुत नीचे थी, 6 के भी नीचे चल रही थी। इसके बाद भारत की पारी को तेजी दी रोहित शर्मा ने 10वें ओवर में, जहाँ उन्होंने पहले एक चौका और उसके बाद एक छक्का मारा। लेकिन इसके बाद 50 लगाते ही रोहित शर्मा आउट हो गए और उसके बाद क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव ने तो पहले ही गेंद से अपना रुतबा जो लेकर आए थे वो एक पिंच हिटर की तरह वो शुरू कर दिया और 360 डिग्री में सारे शॉट्स उन्होंने खेले। उसके साथ ही विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोले और इन दोनों के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने नीदरलैंड को 180 रन का टारगेट दिया। टारगेट नीदरलैंड के हिसाब से बहुत बड़ा था और भुवनेश्वर की स्विंग उन्हें भी बिल्कुल नहीं समझ आई। यहाँ मैं आपको एक अमेजिंग बात और बता दूं कि भुवनेश्वर के खिलाफ नीदरलैंड को अपना पहला रन बनाने के लिए 14 गेंदों की जरूरत पड़ी, यानी कि 14वीं गेंद पर नीदरलैंड ने पहला रन बनाया भुवनेश्वर के खिलाफ। इसके अलावा पिछली 13 गेंदों में भुवनेश्वर ने एक विकेट भी लिया। भारत के सभी गेंदबाजों ने नीदरलैंड के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की, सबको विकेट भी मिले हार्दिक पांड्या के अलावा, और भारत ने इस मैच को 56 रन से जीत लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमेजिंग भारत और बाकी मैचेस की समरी भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।